हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 हिंदी का पेपर जो कि 2022 का ये ओरिजिनल पेपर है और यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं कि 801 ए यानी कि डबल है और यहाँ पे लिखा गया है 901। इस पेपर का हम लोग ए टू जेड सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इस पेपर में आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। आज का ये पेपर है जो कि 24 मार्च 2022 को ये पेपर संपन्न हुआ है और इस हम पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक ना। तो अगर आप बोर्ड के पेपर इसको देख करके आए हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और अपना ए टू जेड यहाँ पे सॉल्यूशन मैच करवा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप गलती किए हो और कौन कौन सही करके आए हो। तो वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था उसमें से अधिकांश नंबर के क्वेश्चंस आज किस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या था, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना था, फिर अपना नाम लिखना था, ठीक। और यहाँ पे लिखा था मुद्रित पृष्ठों की संख्या। आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पेपर दिए गए हैं उस पृष्ठ की संख्या यहाँ पे 12 है, ठीक ना। यहाँ पे अपना कोड दिया गया है और यहाँ पे 2022 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। आपका समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट और आपका मैक्सिमम मार्क है 70 नंबर का, ठीक। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको पढ़ के इसको ध्यान में रख करके पेपर को हल करना होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू से एंड तक यहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन एक सही है, उसे पहचान कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, मैला आंचल राहुल संकृत्यायन की काव्य कृति है, गलत है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर यही बनेगा, ठीक ना। जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पे टिक किए होंगे तो सही है उनका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपके पास 4 कृतियां दी गई थी और चारों कृतियों में से जो भी आपको एक आ रहा होता है उसको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम है विष्णु प्रभाकर, ठीक ना। इसके पिछले वाले वीडियो में देखोगे जब मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा था सबका सब यहाँ पे एक अलग से वीडियो बना रखा था, ठीक ना। अगर आप तैयारी करके गए होगे तो उसमें से बहुत सारे आपको यहाँ पे हेल्प मिला होगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपका कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है। तो ये एक नाटक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि जय पराजय रचनाकार के लेखक का नाम क्या है, तो उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है, तो यह है आपकी कहानी विधा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आया है 2 नंबर का कि रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचनाकार के नाम लिखिए। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ ये सही है, आप अलग भी रचनाकार के नाम लिख सकते हो और उनकी एक एक रचनाओं का नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रीतिकाल के प्रमुख जो 2 कवि हैं केशवदास और भूषण हैं और केशवदास की यहाँ पे जो मेन रचना का नाम है रामचंद्रिका और भूषण की जो प्रमुख रचना है वो है शिवा बावनी, ठीक। इस तरीके से अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका पहला कृति यहाँ पे हो जाएगा, प्रवृत्ति जो हो जाएगा रहस्यवादी भावना, ठीक। और जो इसका सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम सौंदर्य का वर्णन, ठीक ना। इस तरीके से आपको 2 छायावादी युग के 2 प्रवृत्तियों को लिख देना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, तो ये है आधुनिक युग की, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आधुनिक युग टिक करके आए होंगे या सही लिखे होंगे उनका यहाँ पे नंबर कटने वाला है नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक गद्यांश और एक पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं आपके। गद्यांश आपका दिया गया है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपको यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ व्याख्या और एक गद्यांश आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए गद्यांश हम पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ावा और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो देखो ये जो गद्यांश है सेम टू सेम विद्या वाले सीरीज में फंसा हुआ है, सेम टू सेम, ये देख सकते हो। यहाँ पे देखो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज सामर्थ्य के काम कर जाओ, ठीक ना, सेम टू सेम। तो आइए इसका हम चीरहरण करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखो रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना देखो ये जो चैप्टर का नाम है, किसके चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है मित्रता, ठीक। और मित्रता के जो लेखक है वो लेखक का नाम क्या है, आचार्य
रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे देखो, तो मैंने दो तरीका बताया था संदर्भ लिखने का। सबसे पहले आप ये तरीका बना सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कि पाठ का नाम मित्र था और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से। तो आइए हम इसका क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो आपको एक ही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक ना, इस वाले का। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। इस तरीके से आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन ये है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा गया है कि हमें ऐसे मित्रों के साथ रहना चाहिए जो आपके कठिन स्थिति में, चाहे मतलब कि विपदग्रस्त समय में आपका साथ दे। ऐसे मित्रों के साथ हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, या दोस्ती करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये वाला आपको नहीं करना है, किसी एक ही गद्यांश को हल करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे इस वाले को कि मानुष हो तो वही रस खानी। अब इस वाले पद्यांश को हम हल करेंगे। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं फटाक से। देखो ये वाला पद्यांश अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो रसखान के द्वारा रचित ये पद्यांश से, यहाँ पे देखो कि मानुष हो तो वही रसखान, इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया भी है। करना क्या है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप पाठ का नाम लिख देंगे, फिर कवि का नाम लिख देंगे, इस तरीके से आप संदर्भ लिख देंगे। पाठ का नाम क्या है, तो आपका सुजान रसखान, ठीक। और यहाँ पे देखो कवि का नाम क्या है, रसखान। और यहाँ पे इसका प्रसंग लिख देंगे कि इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म के विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना किए हैं, ठीक ना। इस तरीके से आपको करना है, और व्याख्या तो आप इसका आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। तो आज के लिए हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक ना। इसका बता दिया किस चैप्टर से कितना यहाँ पे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, जो कि एक एक लेखक का और एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक ना। तो देखो जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय का, तीनों में से एक एक आप आसानी से कर सकते हो। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से तीनों का समझाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक एक कवि का नाम, तो चार कवि का नाम दिया गया है, और चारों में से किसी एक कवि का नाम अपना आपको लिखना था, आप लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए आपको हम ये वाले बता दे रहे हैं, ठीक ना, कि इसका आप हिंदी में अनुवाद सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक ना। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला सर्वते, ठीक ना, उसको हम ध्यान से अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति से चैप्टर से ये गद्यांश आया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी विद्याश्री से एकदम फंस रहा है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक ना। करना क्या, आपको संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, क्या एक एक वर्ड करेंगे। अस्माका मतलब क्या होता है, हमारी या हमारे। संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मतलब कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है, और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है, ठीक ना। इस तरीके से आपको संस्कृति में अनुवाद कर लेना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला, सबसे पहले करना क्या, आपको उत्तर पुस्तिका में जो आपका इसका चर्चा नहीं हुआ है उसमें से क्या करना है, आपको एक कविता लिखना है। तो रेरे चातक वाला आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, ठीक। अब देखो इसका कैसे करोगे, तो चलो इसका भी हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ये भी एकदम विद्याश्री से एकदम फंसा हुआ है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हो चंद्रशेखर वाला, यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो इसको लिखेंगे चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, मतलब कि चंद्रशेखर का अलग नाम क्या था, तो उनको हम आजाद के नाम से भी जानते थे, बोलते थे, ठीक ना। इस तरीके से आपको देना है आंसर। अब देखो वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, इस तरीके से आपको कर लेना था। आशा आप किए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो करुण हास्य रस बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, हमने कर लिए होंगे। रूपक उपमा अलंकार ये भी कर लिए होंगे। अब यहाँ पे देखो रोला सोठा की परिभाषा लिखना था और स्पष्टीकरण नहीं करना था, बहुत ही आसान था, कर लिए होंगे। अब यहाँ पे देखो चलिए मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि आप ये सही किए होंगे या नहीं। एक एक शब्द का इस्तेमाल करके किन्हीं 3 शब्द के मेल से एक एक शब्द का निर्माण करना है, उपसर्ग बनाना है, ठीक ना। अन्न दिया है तो अन्न का हो जाएगा, एक अनाज हो जाएगा, एक हो जाएगा
मतलब कि अनुपयोगी इस तरीके से हो सकता है, या आप अनु का कर सकते हैं अनुज, या अनुपयोगी या अनुसरण, ठीक ना। अभी क्या कर सकते हैं कि अभिशाप, अभिषेक, अभिग्रहण, ठीक ना। पर ये कर सकते हैं कि परिवार, परिभ्रमण, इस तरीके से आप मेल के वजह से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। सु का कर सकते हैं कि सुस्वागत या सुसागर या सुस्वागतम, ठीक ना। इस तरीके से आपको करना था। अब यहाँ पे देखो प्रत्यय कैसे बना सकते हो, जो लास्ट में आता है। त्व का मतलब कि जड़त्व, गुरुत्व, तरत्व, महत्व, इस तरीके से आपको करना था। वाह मतलब कि लास्ट में वाह आना चाहिए, ठीक ना। जैसे मिठवा, कड़वा, ठीक ना, इस तरीके से। वट मतलब कि घबरावट, ठीक ना, जिससे मतलब कि तरावट, इस तरीके से। आई मतलब कि मिठाई, दवाई, कड़ाई, ठीक ना, इस तरीके से। पन मतलब कि पन का कैसे निर्माण कर सकते हो कि बचपन, लड़कपन, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए किन्हीं दो के समास विग्रह करना है। दोपहर मतलब कि दो पहरों का समूह, चौराहा मतलब कि चार राहों का समूह, बहुब्रीही समास होता है। त्रिकोण ये भी बहुब्रीही समास है, तीन कोणों का समूह। देश, देश विदेश, देश और विदेश, ये द्वंद्व समूह, द्वंद्व समूह, ये द्विग समूह से होता है, द्विग समास होता है, ठीक ना। खरा खोटा, माता पिता मतलब कि माता और पिता, जो जिसमें और आ गया तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो गया। इस तरीके से आपको समास का विग्रह करना था, किन्हीं दो ही का करना था आपको। अब यहाँ पे तत्सम तद्भव आया था, बहुत ही आसान था, कर लोगे। अब यहाँ पे देखो पर्यायवाची, कमल का जानते ही हो, कमल का, पंकज, जलज, इस तरीके से। दिन का सभी लोग जानते हो, नदी का भी जानते हो, पक्षी का खग जानते ही हो। अब यहाँ पे देखिए संधि कीजिए, संधि दिया यहाँ पे दिया गया और संधि का नाम लिखना था यहाँ पे। मन्वंतर, आद्यंत, इत्युक्तवा, पितृ आकृति, ठीक ना। बहुत ही आसान था सब। अब यहाँ पे देखो मति का हम यहाँ पे लिख दिया है कि मति का सबसे पहले करना क्या था आपको, विभक्ति लिखना था, फिर वचन लिखना था, द्विवचन, और उसका सही से यहाँ पे लिखना था। तो मति का हो जाएगा मतिभ्याम, और फल का हो जाएगा फलाभ्याम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए किसी दो का, चार इसमें दिया गया है धातु, और इन धातु में से सबसे पहले लिखना था धातु का नाम, फिर लकार, फिर पुरुष और वचन। बहुत ही कठिन था, 2 नंबर का था, लेकिन अहसा मतलब कि हस धातु है। लकार कौन सा है, लंग लकार, और पुरुष कौन सा है, तो ये उत्तम पुरुष, और वचन हो जाएगा आपका सेकंड वचन, यानी कि बहुवचन या द्विवचन, द्विवचन होगा, ठीक ना। इस तरीके से अपठित ये भी आपका पर धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, और द्विवचन है, ठीक। इस तरीके से आपको करना था। अब यहाँ पे देखिए किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना था, आसान है, कर लोगे। अब यहाँ पे देखो जो हमने बताया था यहाँ पे कि संस्कृति का, यहाँ पे देखो निबंध लिखना था, तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदूषण पे समस्या और समाधान के बारे में बताया था। सबसे पहले आपको करना क्या था, रूपरेखा लिखना था, और रूपरेखा में सारे हेडिंग को लिखना था। प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ लिखना था, प्रदूषण की समस्या लिखना था, और प्रदूषण से हानि लिखना था, और इसका समाधान के लिए हम क्या क्या उपाय किए थे सरकारी स्तरों पे, फिर अपने व्यक्तिगत स्तरों पे इसका समाधान लिखे थे, ठीक ना, बताया था बहुत ही अच्छे ढंग से। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना था उपसंहार, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे खंड काव्य वाला करना था क्वेश्चन, जो कि अगर बलिया वाले लड़के होंगे तो ये वाला किए होंगे, कि कर्ण वाला इस वाले को किए होंगे, ठीक। अलग अलग जिले के ये अलग अलग होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर अगर हल किए होगे तो आप गारंटी के साथ यहाँ पे 80% तो आपका आ ही जाएगा, ठीक ना। 80% नहीं आएगा तो अगर आप जितना बताया हूँ अगर उतने में से किए होगे, अगर अच्छे से तैयारी होगी तो 70% आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक ना। बहुत ही ईजी पेपर ये बना था, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।